हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सॉल्यूशंस का लेक्चर 5 होगा, उस लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस सॉल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्वेंट। चलिए मैं टॉपिक यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो देखिए, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो हमें हेनरीज लॉ को पढ़ना है। हेनरीज एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, तो उसने ये लॉ को प्रोवाइड किया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट के पीछे क्या रीजन होता है और उसमें किस लॉ को फॉलो करता है, वो होता है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ को समझने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसका एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, तब हम फिर आगे उसको प्रोसीड करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ दो बीकर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक बीकर ये होगा और सेकेंड में, या फिर बीकर लेने से अच्छा है कि यहाँ पे मैं बकेट टाइप का कुछ ले लूँ। इसमें सपोज करते हैं कुछ सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट है, हमको उससे डिस्कस नहीं करना है, बस इसमें हम सॉल्वेंट बस लेते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट होना। तो देखिए, इसमें लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या है कि इसमें भी लिक्विड सॉल्वेंट है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले बकेट को। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बकेट है उस पर हम यहाँ पे एक पिस्टन यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं कि ये पिस्टन हो गया हमारा। ये जो ब्लैक कलर का आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास पिस्टन हो गया। ये पिस्टन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हम ये गैस को इसमें डिजॉल्व करने जा रहे हैं। गैस को हम इसमें डिजॉल्व करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पर W1 वेट रख दिया। तो W1 वेट के चलते यहाँ सपोज करते हैं कि P1 प्रेशर है। P1 जो है यहाँ पर प्रेशर हो गया। तो अब देखिए, इसमें क्या होगा, पहले इस बकेट को एकदम अच्छी तरह से आप समझिएगा, तभी आपका आगे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो W1 जो वेट है, तो इसके चलते यहाँ पर प्रेशर P1 लग रहा है। तो इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि गैस इसमें डिजॉल्व होते जा रहा है। गैस हम पिस्टन के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गैस इसमें डिजॉल्व होते जा रहा है। उसके बाद उसका कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज करते जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम आ रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा, एकदम अच्छी तरह से इसको समझिए। गैस यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया, तो ये गैस क्या हुआ कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाले बकेट में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया, और प्रोवाइड करते गए उसके बाद इसका कंसंट्रेशन इसमें डिजॉल्व होते गया, और इसका कंसंट्रेशन भी तो बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि इसमें एक फिक्स वॉल्यूम में हमने गैस का डिजॉल्वेशन इंक्रीज कर दिया है। गैस को हमने प्रोवाइड करते जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन मीन्स ये सॉल्यूशन तो बन जाएगा। तो ये जब सॉल्यूशन बन जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, जो कि इसमें डिजॉल्व नहीं हुआ, रेट ऑफ इज इक्वल टू मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन के ऊपर रहेगा, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये सॉल्यूशन के इनसाइड में रहेगा। और दोनों का इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं रहेगा, बल्कि दोनों का रेट सेम होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस
number of moles of gases in the vapor phase is equal to number of moles of gases in the liquid phase। अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लिक्विड फेज में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जाएगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन द वेपर फेज, क्योंकि इसके ऊपर तो गैस है, पूरा अपना गैस है, तो वो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इसका, इसमें नंबर ऑफ मोल्स और इसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होगा, मीन्स दोनों का जो रेट होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे अब हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो भी हो उससे अभी हमको डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक W1 ले लिए और एक और W1 ले लिए, तो यहाँ पे 2P1 प्रेशर हो जाएगा। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 2P1, इट मीन्स हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, P इंक्रीज, प्रेशर को हमने इंक्रीज कर दिया। जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज किया तो इसका कुछ ऐसा होगा कि मैं थोड़ा फिगर एक बार और आपको बता देता हूँ, अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये पिस्टन यहाँ पे था, इस साइड पे था, अब ये कुछ नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पिस्टन। ये जो पिस्टन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यस जितना इसमें था एट फिक्स्ड वॉल्यूम में, और अब जो नंबर ऑफ मोल्स, पहले मैं यहाँ 2W1 बना देता हूँ, ये हो गया W1 और ये भी हो गया W1। तो 2PN प्रेशर P इंक्रीज हमने कर दिया एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके, तो पिस्टन में डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही पिस्टन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो उसके चलते ये होगा कि उसके चलते ऐसा हो जाएगा कि वॉल्यूम में ये वॉल्यूम कॉम्प्रेस होगा। वॉल्यूम जैसे ही कॉम्प्रेस होगा तो पहले तो वॉल्यूम में इस फर्स्ट बीकर का जो हमने लेफ्ट हैंड साइड आपको ड्रॉ किया है, उस बीकर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस अगर X1 होगा, या फिर हम इसको N1 बोल देते हैं, N1 होगा, और इसमें भी N1 है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कॉम्प्रेस कर गया, तो इसमें वॉल्यूम हमारा कम है। एक बात को आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। जैसे इसमें वॉल्यूम हमारा कम हो गया और इस कम वॉल्यूम में N1 है, और इसमें वॉल्यूम इससे ज़्यादा, इससे मोर है, और इस ज़्यादा वॉल्यूम में N1, तो कंसंट्रेशन तो इस बिगर का ज़्यादा हुआ, राइट हैंड साइड वाले बकेट का ज़्यादा हुआ। तो वही हुआ कि इसका सॉल्युबिलिटी भी उससे इंक्रीज कर गया। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करे, कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज किया, क्योंकि फिक्स्ड एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी हमने सेम लिया है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ इंक्रीज कर गया। इट मीन्स इसका ऑब्वियस है कि इसका सॉल्युबिलिटी भी नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स हमारा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। कम वॉल्यूम में ज़्यादा सेम नंबर ऑफ मोल्स, इट मीन्स इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज किया। जैसे ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज किया तो हमने ये सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज किया फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रेशर था वो मैक्सिमम था, यहाँ पे प्रेशर इन द राइट हैंड साइड बकेट इज मोर देन प्रेशर इन द लेफ्ट हैंड साइड बकेट। तो इसमें हमारा प्रेशर इंक्रीज कर गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किया, तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें डिजॉल्व होना शुरू हो गया। कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है इसका, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी जैसे ही इसमें इंक्रीज किया तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा है कि पार्शियल प्रेशर उस गैस का जो गैस हमारा लिक्विड सॉल्वेंट में है, वो गैस का पार्शियल प्रेशर और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड सॉल्वेंट में एक रिलेशन है। दैट रिलेशन इज कॉल्ड गिवन बाय हेनरिच एंड इट इज नोन एज हेनरिच लॉ। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हेनरिच का लॉ क्या है। अब मैं यहाँ हेनरिच का लॉ लिख देता हूँ, उससे पहले एक और मैं समझा देता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, ये है पीजी मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किया, वॉल्यूम सेम है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज करेगा।
सॉरी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन ये यहाँ पे अगर हम और ज़्यादा न्यू इक्विलिब्रियम में ये शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहला ये यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन में शिफ्ट हो जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, मैंने आपको कल ही समझाया था। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, तो यहाँ पे जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, वही गैस पार्शियल इन द सॉल्यूशन। और यहाँ से हमारा आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसको भी इतना ही लिखें। तो यहाँ से हमारा हेनरी लॉ शुरू हो जाता है। हेनरी लॉ क्या कॉन्सेप्ट बताता है, आप देखिए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस over the solution is directly proportional to mole fraction of that gas in the solution। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। मींस जो भी पार्शियल प्रेशर होगा गैस के ऊपर, सॉरी सॉल्यूशन के ऊपर जो भी पार्शियल प्रेशर होगा, यहाँ पे हमने पीजी से डिनोट किया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। दैट इम्प्लाई यहाँ से ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू XG। यहाँ पे KH क्या आ गया, KH एक नया टर्म आ गया, नया कांस्टेंट है, जो कि जिसको हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो देखिए PG इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। और XG हमारा क्या हो गया, XG क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन PG हो गया, XG मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, और जो KH हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल से, एक्सपेरिमेंट से भी आपको अच्छी तरह से समझा दिया। तो देखिए ये हेनरी लॉ को आप अच्छी तरह से इसी के कॉन्सेप्ट से अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऑफ PG वर्सेस XG। तो एक चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, आपने स्ट्रेट लाइन पर रखा है। अगर मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे ग्राफ ऑफ PG वर्सेस XG है, तो देखिए ये ऑरिजिन हो गया, और देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे PG हमने y एक्सिस पे ले लिया, XG हमने x एक्सिस पे ले लिया। तो यहाँ से आपको एक चीज अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि PG इज इक्वल टू KH इंटू XG, यानी इट मीन्स y इज इक्वल टू mx। इट मीन्स ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई कांस्टेंट भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ पे लाएंगे ऑरिजिन से हमेशा पास करेगा, ये हमेशा ऑरिजिन से ही पास करेगा। और इसमें इस लाइन का जो स्लोप होगा
क्योंकि देखिए y इक्वल टू एम एक्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी जी इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो यहाँ इट मीन्स यहाँ पे पी जी क्या हो गया, y हो गया। आप अच्छी तरह से ग्राफ से समझ में आ रहा होगा आपको कि एच जो हो गया वो हमारा लाइन का स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया, ये जो लाइन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को दिखा रहा है। और x जो हो जाएगा हमारा एक्स जी, एक्स यहाँ पे x ये वाला x नहीं, x सॉरी यहाँ पे x जी हो जाएगा एम एक्स। x मीन्स एक्स जी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन होगा हमारा इन द लिक्विड सॉल्वेंट में। तो ये हो गया। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि KH इज द स्लोप ऑफ लाइन इन ग्राफ ऑफ PG वर्सेस XG। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे KH जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ऑफ इन ग्राफ ऑफ PG वर्सेस XG। इट मीन्स PG वर्सेस XG का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन होगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को दिखाएगा, वही स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप का हम बात करें, वो KH का वैल्यू देगा। वहाँ से हम KH का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या इतना ये सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे KH का कुछ हम प्रॉपर्टी आपको बता दें। जैसे KH जो होता है, यहाँ से KH इज, यहाँ से मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। KH जो होता है ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट पे ही डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नेचर पे ही डिपेंड करेगा। वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, सॉल्वेंट के भी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो केवल और केवल हमारा सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये तो आपको एक न्यूमेरिकल्स का एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन दिया है और KH का वैल्यू दे दिया उस सॉल्यूट का, तो आपसे पूछ दें कि वहाँ पे उस सॉल्यूट का डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ना पूछ के वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन कर दें कि उस मोल फ्रैक्शन उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा उस लिक्विड में, अगर लिक्विड का हमें वॉल्यूम गिवन हो तब, और उसका मोलर मास भी, या फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे PG को हम पुट करेंगे, यहाँ KH को पुट करेंगे, XG आएगा, और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स वहाँ से हम मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन जैसे ही उस गैस का हमारा आ गया सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको मैं मोलारिटी पढ़ा दिया था, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा रखा है। तो उस मोल फ्रैक्शन से ही हमें आ जाएगा कि XG इज इक्वल टू Ng by Ng plus NS, where NS is the number of moles of solvent। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको निकल जाएगा अगर वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, तो या फिर नहीं गिवन है तो आप इनडायरेक्टली उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके लास्ट लेक्चर को देखते हुए, लास्ट जितना भी और सब लेक्चर हो चुका उन सभी को देखते हुए, तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि KH केवल और केवल नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। अब एक चीज़ और, जैसे इन तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सपोज करते हैं कि हमें दो गैस गिवन है, एक है गैस A, एक गैस A है, गैस A, और एक गैस B है। प्रेशर दोनों का कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट। दोनों के केस में प्रेशर को, ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। गैस A और गैस B, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, दोनों केस में प्रेशर और हमेशा कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर, यहाँ मैं केवल लिखा हूँ कि प्रेशर इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, और इस दोनों गैस का हमें ये बोल दिया कि
मोल फ्रैक्शन गैस ए का गैस बी से ज़्यादा है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि XA इज ग्रेटर देन XB। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए का वो ज़्यादा है ये गैस बी में इन द सेम सॉल्वेंट में ऐसे भी सेम सॉल्वेंट हो या डिफरेंट सॉल्वेंट हो, मोल फ्रैक्शन अगर इसका ग्रेटर देन है XA इज ग्रेटर देन XB है तो KH इसका ग्रेटर होगा ए का या गैस ए का या गैस बी का। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से, जैसे PG इज इक्वल टू KH इंटू XG हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको गैस ए के लिए अगर हम लगाए, गैस ए के लिए अगर हम हेनरी लॉ को अप्लाई करें तो गैस ए के लिए क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू KHA इंटू XA। ठीक है, PA इज इक्वल टू KHA इंटू XA। और गैस बी के लिए अगर अप्लाई करें इसी को, गैस बी के लिए अगर अप्लाई करें इसी को तो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KHB इंटू XB। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे ये गिवन है कि प्रेशर कांस्टेंट, इट मीन्स हमारा जो दो इक्वेशन है, वी हैव टू इक्वेशंस एंड RHS ऑफ दैट इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल बिकॉज LHS आर ऑटोमेटिकली इक्वल। सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि KHA इक्वल टू KHB XB। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, ये हमारा एक कांस्टेंट है C, मैं इसमें इसे बोल देता हूँ। तो इट मीन्स हमारा ये हो गया कि कोई किसी भी गैस का KH इंटू X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, सॉरी इज इक्वल टू C, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू C। किसी भी गैस के लिए हमारा जो अगर कांस्टेंट प्रेशर और ऐसे यहाँ टेम्परेचर का बात नहीं करेंगे, टेम्परेचर से हमको मतलब अभी नहीं है। यहाँ पे अगर हम प्रेशर कांस्टेंट है तो उस गैस का जो हेनरीज कांस्टेंट होगा और मोल फ्रैक्शन होगा, उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जब ये कांस्टेंट होगा तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, और x यहाँ हमारा क्या मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन है, इट मीन्स जिसका भी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका KH कम होगा। तो देखिए यहाँ से XA ग्रेटर देन XB था, XA ग्रेटर देन XB, तो KB इज लेस देन KHB इज लेस देन KHA। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आता हर एक जगह, ये सब क्वेश्चन आते रहता है। तो ये था हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट, प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। आपको मैं अच्छी तरह से सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब हम इसके बाद एक लास्ट और स्मॉल बहुत ही छोटा टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हमारा सॉलिडिटी ऑफ हाउ सॉलिडिटी ऑफ ए गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो पहले आप इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट में कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर का बात आ गया। देखिए सबसे पहला यहाँ बात है, जो भी हम बताने वाले हैं इक्विलिब्रियम का केस अभी बताने वाले हैं। तो इस इक्विलिब्रियम का केस को बताने के लिए आपको मैं एक चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि कोई भी सब्सटेंस ए लिक्विड स्टेट में है, वो अगर इक्विलिब्रियम में है ए गैस स्टेट के, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट एब्जॉर्ब होगा। इसका जस्ट अपोजिट कर दें, डेल्टा एच इज लेस देन 0। तो यहाँ पे जैसे कोई भी अगर सब्सटेंस है वो अगर गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, क्योंकि वहाँ हीट रिलीज हो रहा है और वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। सिमिलरली जो हमारा जो गैस सपोर्ट करती है, यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट गैसियस स्टेट में है। सॉल्यूट क्या था, गैसियस स्टेट में था। जब वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, इट मीन जब वो लिक्विड सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होगा, तो वो वहाँ कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। इट मीन्स हमारा ये जो सेकेंड वाला रिएक्शन है, इस रिएक्शन का प्रोसेस होगा, ये फिजिकल रिएक्शन का प्रोसेस होगा। तो सॉल्यूट गैस में है और यही सॉल्यूट
लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, ये सॉलिड लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा एच लेस देन 0। इट मीन्स इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इट मीन्स आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। इट मीन्स T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s, वेयर T इज टेम्परेचर, S इज सॉल्युबिलिटी। तो यही था एकदम, ये कॉन्सेप्ट आपने 11 में पढ़ रखा होगा। और ये सब ड्यू टू ली चैटिया प्रिंसिपल के से गवर्न होता है। इट फॉलो ली चैटिया प्रिंसिपल, क्योंकि लिक्विड स्टेट में था वो गैसेस स्टेट में जा रहा है, तो डेल्टा एच लेस देन 0। गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट डेल्टा एच सॉरी इज अबव रिएक्शन, फॉर अबव रिएक्शन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, फॉर नीचे वाले रिएक्शन का सेकंड रिएक्शन डेल्टा एच लेस देन 0। तो सॉल्यूट गैस से सॉल्यूट लिक्विड में जाएगा तो डेल्टा एच लेस देन 0। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है। जैसे ही गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगा तो उसमें हीट रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S। आपसे बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं। तो ये था आज का लेक्चर।